हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है नर्सिंग एप्टीट्यूड की इस एमसीक्यू सीरीज में। आरंभ बैच का नर्सिंग एप्टीट्यूड का एमसीक्यू सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं, यानी जो नर्सिंग एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक, उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो एमसीक्यू सीरीज का जो चल रहा है आपका, क्या एमसीक्यू सीरीज का जो टॉपिक चल रहा है, ये आपका चलता रहेगा। और आपका जो है इस पे क्या कराया जा रहा है, एमसीक्यू सीरीज करवाया जा रहा है। ठीक, तो एमसीक्यू सीरीज में आपका जो है हर एक एमसीक्यू, हर एक टॉपिक का, यानी जो आपके सिलेबस में एमसीक्यूज हैं उनको करवाए जा रहे हैं। तो आप इसको चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक, तो आरंभ भाई का जो एमसीक्यू सीरीज है, इसका लेक्चर नंबर 7 यानी 7वां लेक्चर होने वाला है। ठीक, इस सीरीज का एमसीक्यू सीरीज जो है, इसके पहले 6 लेक्चर आपके आ चुके हैं। ठीक, और 6 लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले जाइए, लिंक प्लेलिस्ट का दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ठीक, यानी प्लेलिस्ट जो है आपकी बन गई है। ठीक, नर्सिंग एप्टीट्यूड की एमसीक्यू सीरीज की, तो उसको जाइए। और क्या नाम से प्लेलिस्ट है, नर्सिंग एप्टीट्यूड 2024। ठीक, यानी नर्सिंग एप्टीट्यूड जो है 2025। ठीक, यानी 2025 के नाम से जो है आपका प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप इस प्लेलिस्ट को ज्वाइन कीजिए और जो है अपनी एमसीक्यू सीरीज को, जो एमसीक्यू आप देख रहे हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड का, इसको देखिए। ठीक, क्योंकि आपको जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है इसका सिलेबस बहुत छोटा है। ठीक, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के मुकाबले में आपका जो नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस है बहुत छोटा है, उसमें से 40 क्वेश्चन आने वाले। ठीक, तो अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से किए रहेंगे तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, क्योंकि आपका जो है बिना नर्सिंग एप्टीट्यूड के सिलेक्शन हो नहीं सकता, और नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक, इसीलिए हम लोगों का मेन फोकस नर्सिंग एप्टीट्यूड पे है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो कई बच्चे कर ले जाते हैं। ठीक, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से सिर्फ काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपका हर एक लेक्चर में हम बताते आ रहे हैं कि आपका जो कट ऑफ है वो हाई जाएगा। 120 नंबर में आपका कुछ नहीं होने वाला, टॉप प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिलेंगे 120 नंबर में। ठीक, ये यूपी सीनेट की बात हम कर रहे हैं। 120 नंबर लेके आप सोच रहे होंगे कि टॉप प्राइवेट कॉलेज पे आ जाएंगे, तो टॉप के प्राइवेट कॉलेज भी आपको 120 नंबर पे नहीं मिलेगा। यानी फिजिक्स केमिस्ट्री जो बायो का नंबर है पीसीबी का आपका, उसका टोटल मिला के कितना हो रहा है, वो 120 नंबर हो रहा है। ठीक, और 120 नंबर पे आपको नहीं मिलेगा कोई भी टॉप प्राइवेट कॉलेज। और गवर्नमेंट के लिए 140 प्लस आपका होना चाहिए। इस बार कट ऑफ कितना 142 गया है। ठीक, और 140 प्लस होना चाहिए। लेकिन हम लोग अगर आपके साथ हैं, अगर टारगेट गुरुकुल, ठीक, यानी टारगेट नर्सिंग जो है, नर्सिंग गुरुकुल जो है आपका, जो अगर साथ में है आपके, तो आपका 150, 145 नहीं, 150 नहीं। ठीक, आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 180 प्लस होना चाहिए। ठीक, यानी नर्सिंग गुरुकुल अगर आपके साथ है तो आपका टारगेट 180 के प्लस ही होना चाहिए। और अगर कोई बच्चा मेहनत करने वाला और हर एक लेक्चर को सही से देख रहा है, हर एक जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर रहा है, ठीक, तो उसका जो क्वेश्चन नंबर है 190 प्लस आएगा। ठीक, 190 से प्लस में आएगा। ठीक, जो नर्सिंग गुरुकुल से जुड़ा हुआ बच्चा है। ठीक, तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ठीक, तो आप नर्सिंग एप्टीट्यूड को हल्के में मत लीजिए। जो हुई ऑफ द फॉलोइंग इज ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सर्जिकल डिपार्टमेंट, यानी सर्जिकल जो डिपार्टमेंट है उसका फॉलो जो क्या कहते हैं की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, निम्नलिखित में से कौन सा शल्य चिकित्सा विभाग की एक प्रमुख जिम्मेदारी है। ठीक, यानी जो सर्जरी डिपार्टमेंट है आपका, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन रूप से क्या, निवारक देखभाल, संचालन करना, दवाओं का वितरण या डायग्नोस्टिक इमेजिंग, यानी प्रिवेंटिव केयर है, परफॉर्मिंग ऑपरेशन है, डिस्पेंसिंग मेडिसिन है, या डायग्नोस्टिक इमेजिंग है। ठीक, तो इसमें से आपका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किसका, शल्य चिकित्सा का। ठीक, यानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सर्जरी डिपार्टमेंट। ठीक, जो आपका सर्जरी डिपार्टमेंट हॉस्पिटल का होता है, यहाँ पे ऑपरेशन होते हैं। शल्य चिकित्सा डिपार्टमेंट आपका जो है विभाग जो है, उसका मेन रूप से काम क्या है, प्रमुख जिम्मेदारी क्या है, निवारक देखभाल करना, यानी प्रिवेंशन, यानी बचाना। प्रिवेंशन केयर का क्या मतलब, तो जैसे आपको कोरोना है तो उससे कहा जाता है उससे बचाव कीजिए। ठीक, बचाव कीजिए, बचाव का मतलब क्या होता है, दवाई से नहीं, बचाव कीजिए। अगर आप बच जाएंगे तो आपको बीमारी होगी ही नहीं। ठीक, संचालन का देखभाल यानी परफॉर्मिंग ऑपरेशन। ठीक, ठीक, ये थोड़ा यहाँ पे एक वर्ड छूट गया है। ठीक, इसके बाद दवाओं का वितरण और डायग्नोस्टिक इमेजिंग। ठीक, डायग्नोस्टिक इमेजिंग तो वैसे भी नहीं होगा। ठीक, क्योंकि इसमें आपका क्या डायग्नोस्टिक इमेजिंग मतलब सीटी हो गया, एमआरआई हो गया। ठीक, ये सारी चीजें आपकी आती हैं। ठीक, तो आपका जो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग की रिस्पांसिबिलिटी ऑफ सर्जिकल डिपार्टमेंट क्या है, परफॉर्मिंग ऑपरेशन। इसका मेन काम है ऑपरेशन करना, सर्जरी करना। ठीक, तो सर्जरी करना इस डिपार्टमेंट का मेन काम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला जो है क्या है,
व्हाट इज द स्ट्राइल जोन इन एन ऑपरेटिंग रूम कॉल्ड, ठीक, यानी जो स्ट्राइल रूम होता है उसको क्या कहते हैं, ठीक। ऑपरेशन रूम में जो आपका ये स्ट्राइल, ये बाज नहीं होगा, ये यहाँ पे हिंदी सही नहीं लिखी है, ठीक, यानी वो एक स्ट्राइल रूम होता है, ठीक। तो स्ट्राइल रूम का जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहा जाता है, रेड जोन कहा जाता है, ब्लू जोन कहा जाता है, ग्रीन जोन कहा जाता है, शल्य चिकित्सा क्षेत्र कहा जाता है, ठीक। तो उसको क्या कहा जाता है, आपका सर्जिकल फील्ड कहा जाता है, ग्रीन जोन कहा जाता है, ब्लू जोन कहा जाता है, रेड जोन कहा जाता है, ठीक। तो उसको क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा जोन होता है, ठीक। आपका जो है आपका क्या स्ट्राइल जोन को, ऑपरेटिंग रूम जो होता है उसको क्या कहा जाता है, स्ट्राइल जोन जो होता है उसको क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। उसको क्या कहा जाता है आपका, अगर वो ऑपरेटिंग रूम है तो उसको क्या कहा जाएगा आपका, शल्य चिकित्सा क्षेत्र, ठीक, यानी जो सर्जिकल फील्ड होता है ये कहा जाता है, सर्जिकल फील्ड जो होता है उसी को कहा जाता है आपका स्ट्राइल जोन, ठीक। तो स्ट्राइल जोन जो होता है आपका शल्य चिकित्सा क्षेत्र होता है, ठीक। इसके बाद अगला जो होता है वो क्या होता है, which type of anesthesia renders the patient unconscious during surgery, ठीक, यानी लोकल एनेस्थेसिया जो होता है, यार मतलब सॉरी, पहले क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए, किस प्रकार का संज्ञाहरण शल्य चिकित्सा के दौरान रोगी को बेहोश कर देता है, ठीक, मतलब ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट होता है, किस टाइप का एनेस्थेसिया होता है जो कि रोगी को बेहोश करने में सर्जरी के दौरान काम आता है, ठीक। एनेस्थेसिया जो होता है यही आपका जो है बेहोश करने के आपके काम में आता है सर्जरी के दौरान, ठीक। तो ये कौन सा एनेस्थेसिया होता है आपका, ठीक, लोकल एनेस्थेसिया, ठीक। इसको मत देखिए, इसमें हिंदी जो है आपका इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखिए, ठीक। लोकल एनेस्थेसिया, रीजनल एनेस्थेसिया, जनरल एनेस्थेसिया, एपिड्यूरल एनेस्थेसिया, ठीक, यानी किस प्रकार का जो है आपका शल्य चिकित्सा के दौरान रोगी को बेहोश कर देता है, ठीक, किस प्रकार का एनेस्थेसिया जो है रेंडर्स द पेशेंट अनकॉन्शियस ड्यूरिंग सर्जरी, ठीक। कौन सा किया जाता है, ठीक, लोकल एनेस्थेसिया किया जाता है, रीजनल एनेस्थेसिया किया जाता है, जनरल एनेस्थेसिया किया जाता है, एपिड्यूरल एनेस्थेसिया किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए दो वर्ड आपके इंपॉर्टेंट, ठीक, आपका तो एक तो एनेस्थीसिया वर्ड है, ठीक, और दूसरा है अनकॉन्शियस करना है, यानी पूरा बेहोश करना है, तो किसमें पूरा बेहोश होंगे, ठीक। जो लोकल एनेस्थीसिया होता है आपका, स्थानीय एनेस्थीसिया जो होता है उसमें क्या होता है आपका, लोकल एनेस्थीसिया में जो आपके होते हैं वो आपका क्या होता है, अब इसको देखिए, जो लोकल एनेस्थीसिया होते हैं उसमें कुछ क्षेत्र जो होते हैं, थोड़ा सा क्षेत्र, यानी आपको जहाँ पे जरूरत है बस उसी थोड़े क्षेत्र के लिए आपका होता है, ठीक। रीजनल एनेस्थीसिया क्या होता है, एक रीजन के लिए होता है, जैसे आपका हाथ हो गया, ठीक। जनरल एनेस्थीसिया जो होता है इसमें आपको पूरा बेहोश किया जाता है, और आपका जो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया होता है इस पे आपका क्या किया जाता है, इसको भी रीजनल के तौर पे यूज किया जाता है, एपिड्यूरल जो होता है इसमें इसको भी एक रीजनल के तौर पे ही यूज किया जाता है, ठीक। पूरा पेशेंट आपका ना रीजनल में बेहोश होगा ना एपिड्यूरल में बेहोश होगा, ठीक। आपका जो है जनरल एनेस्थीसिया जो होता है इसी में आपका जो है पूरा पेशेंट बेहोश होगा, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका जनरल एनेस्थीसिया सामान्य संज्ञाहरण, ठीक। स्पाइनल एनेस्थीसिया इज कॉमनली एडमिनिस्ट्रेटेड फॉर सर्जरी इन्वॉल्व, यानी स्पाइनल एनेस्थीसिया यानी जो स्पाइन में आपके एनेस्थीसिया दिया जाता है वो जनरली किस लिए जो है आमतौर पर सर्जरी के प्रशासित किया जाता है, जिसमें शामिल है, ठीक, सिर, पेट के निचले हिस्से और पैर, छाती या जो होता है आर्ट, ठीक, यानी आपका क्या हो गया, हेड हो गया, लोअर एब्डोमिनल लेग्स हो गया, चेस्ट हो गया, आर्ट हो गया, ठीक। तो इसमें से किस एरिया में स्पाइनल एनेस्थीसिया कॉमनली एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, किस तरीके की सर्जरी के लिए, ठीक। हेड की सर्जरी के लिए, लोअर एब्डोमेन एंड लेग्स की सर्जरी के लिए, चेस्ट की सर्जरी के लिए, कि आर्म की सर्जरी के लिए, ठीक। जल्दी से कमेंट करके बताइए जो आपका स्पाइनल एनेस्थीसिया यानी जो आपकी रीढ़ की हड्डी में दिया जाएगा एनेस्थीसिया वो किस लिए होता है, ठीक। तो आपका हेड के लिए जो दिया जाता है वो आपका कौन सा दिया जाता है, हेड के लिए आपका दिया जाता है एक जनरल एनेस्थीसिया, ठीक, यानी जनरल एनेस्थीसिया हेड के लिए दिया जाता है, ठीक। चेस्ट और आर्म के लिए भी वही ज्यादातर यूज किया जाता है। आपका जो है एब्डोमेन के लिए और लेग के लिए जो है आपका एक दिया जाता है आपका क्या, स्पाइनल एनेस्थीसिया, ठीक है। स्पाइनल एनेस्थीसिया याद रखिएगा आपका मेन रूप से लोअर एब्डोमेन एंड लेग्स के लिए दिया जाता है, ठीक। इसमें से आपका जो क्वेश्चन है ऐसे घुमा फिरा के आएंगे कि किसके लिए क्या दिया जाता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक।
तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ये बहुत मतलब ध्यान से देखिए कि उसमें क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी फोकस ऑन डिसऑर्डर ऑफ, यानी एंडोक्राइनोलॉजी जो होता है वो किस पे आपका फोकस करता है, नर्वस सिस्टम पे, हार्मोनल सिस्टम पे, इम्यून सिस्टम पे, डाइजेस्टिव सिस्टम पे, ठीक। इसमें से जो एंडोक्राइनोलॉजी है वो आपका किस चीज पे फोकस करता है, ठीक। एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट जो होता है वो आपका किस चीज पे लिए किस चीज पे फोकस करता है, ठीक। तंत्रिका तंत्र पे, हार्मोनल प्रणाली पे, प्रतिरक्षा प्रणाली पे और पाचन तंत्र पे, ठीक। जल्दी से कमेंट करके बताइए, बहुत ही आसान है, ठीक। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक। एंडोक्राइनोलॉजी जो डिपार्टमेंट है वो किस चीज पे आपका फोकस करता है। एंडोक्राइनोलॉजी नाम से ही स्पष्ट है कि किस चीज के लिए होगा, ठीक। आपका जो नर्वस सिस्टम है, एक किस डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट आपका डील करता है, न्यूरोलॉजी, ठीक। और इसके बाद इम्यून सिस्टम के लिए अलग, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए आपका गैस्ट्रो इंटेस्टोलॉजी, ठीक। आपका इम्यून सिस्टम के लिए क्या हो जाता है, एक डिपार्टमेंट होता है जो इम्यून सिस्टम के लिए ज्यादातर डील करता है, ठीक। और आपका हार्मोनल सिस्टम के लिए जो है वो कौन सा डिपार्टमेंट आपका डील करता है, एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक। तो आपका इसमें तो क्या हो जाएगा, हार्मोनल प्रणाली, प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए आप लोग जवाब देंगे कि आपका जो है इम्यून सिस्टम किसमें डील करता है, ठीक। Which gland is referred to as a master gland in endocrinology, ठीक। आपका जो प्रतिरक्षा प्रणाली है किस चीज को डील करता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, प्रतिरक्षा प्रणाली कौन सी, से अभी आगे बढ़ेंगे, ठीक। फिर से बैक आ जाते हैं, इसमें से बताइए जल्दी से, प्रतिरक्षा प्रणाली किस चीज को डील करता है, ठीक। प्रतिरक्षा प्रणाली जो है वो आपकी इम्यून सिस्टम को, ठीक, यानी जो इम्यून सिस्टम है कौन सा डिपार्टमेंट डील करता है आपका, इम्यूनोलॉजी, ठीक, इम्यूनोलॉजी डील करता है। तो अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके तुरंत पूछेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हिच ग्लैंड इज रिफर टू द मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक। यानी एंडोक्राइनोलॉजी में कौन सा मास्टर ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, अधवृक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड, ठीक। यानी थायराइड ग्लैंड है, एड्रेनल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, ठीक। ये आप बायोलॉजी में पढ़ चुके हैं, जल्दी से बताइए इसका आंसर, जल्दी से दीजिए कौन सा होगा, ठीक। तो आपका जो है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये आपका क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये आपका जो होता है पीयूष ग्रंथि, इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक। यानी जो आपके बॉडी का मास्टर ग्लैंड कौन सा है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक। तो ये आपका किस डिपार्टमेंट में आता है, एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी में आपके ग्रंथियों से रिलेटेड चीजें देखी जाती हैं, ठीक। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए आपका जो बैच है वो चल रहा है, ठीक। जो आपका आरंभ बैच है जिसके एमसीक्यू आपको यूट्यूब पे कराए जा रहे हैं, इसका जो है आपके बैच पे आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपका नर्सिंग जो है गुरुकुल का एक ऑप्शन आएगा, नर्सिंग गुरुकुल के ऑप्शन पे जाएंगे तो वहां से आपको जो है यूपी बीएससी नर्सिंग का चूज करना होगा, ठीक। बीएससी नर्सिंग का ऑप्शन आएगा, वहां पे सीनेट का ऑप्शन होगा, ठीक। तो वहां पे सीनेट का एक बैच चल रहा है आपका, क्या आरंभ नाम से, ठीक। तो आरंभ का जो बैच है उसको ज्वाइन कीजिए और वहां पे आपके जो है थ्योरी क्लासेस बहुत ही प्रॉपर तरीके से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सभी के चल रहे हैं, ठीक। तो अगर आप बैच ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे आपको जो है आपकी जो थ्योरी क्लासेज है वो प्रॉपर कराई जा रही है, ठीक। और आपके यूट्यूब वाले बच्चों के लिए ये आपका जो है एमसीक्यू सीरीज आ गया। अगर आपको कोई और चीज कुछ और ऐसी डिमांड हो या कुछ और चीजें हो तो आप बता दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, वो भी आपकी पूरी की जाएंगे, ठीक। लेकिन सिलेक्शन आपका नर्सिंग गुरुकुल से आना चाहिए, ठीक। नर्सिंग गुरुकुल के जो स्टूडेंट है उनको फोड़ के आना है, ठीक। तो आपका जून में एग्जाम होने वाला, अभी बहुत टाइम है, तब तक हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे। अभी तक हमने 96 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक, इस सीरीज में, ठीक। और हम एक लेक्चर में सिर्फ 15 क्वेश्चन इसीलिए लेते हैं जिससे कि आप लोगों का जो है आराम से एक दिन में ज्यादा टाइम आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड में ना जाए, क्योंकि नर्सिंग एप्टीट्यूड आसान है, ठीक। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड आप रेगुलरली बस आधे घंटे देखते रहिए और आधे घंटे में ही आपका काम हो जाएगा, ठीक। 40 में से 40 क्वेश्चन आपका जो है इस पे आने का हम दावा कर सकते हैं, ठीक। 40 में से 39 तो लिख के दे देते हैं कि 39 आपका जो है थ्योरी क्लासेज और एमसीक्यू क्लासेज जो चलेंगी उसी से आएंगे, ठीक। तो आपका जो है 99% क्वेश्चन इसी सीरीज से आने वाले हैं, आपका थ्योरी और इस एमसीक्यू सीरीज से, ठीक। इसके बाद आपका पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जब सीरीज आएगा
उसको भी करवाया जाएगा। और आप चाहे उत्तराखंड के लिए देख रहे हो या छत्तीसगढ़ के लिए देख रहे हो या यूपी बीएससी नर्सिंग के लिए देख रहे हो, जिसमें एग्जाम में भी आपका आएगा जो क्या नाम है ये नर्सिंग एप्टीट्यूड, उसमें आपका जो है फोड़ के आएंगे नर्सिंग गुरुकुल वाले ही, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा तैयारी इतनी बेहतरीन तरीके से कराई जा रही है। बैच में तो एकदम बढ़िया तरीके से आपकी क्लासेस चल ही रही हैं, साथ ही साथ यूट्यूब पे भी आपकी क्लासेस चल रही हैं एमसीक्यू सीरीज की, ठीक, हर एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नेफ्रोलॉजी प्राइमरी डील विद द, तो नेफ्रोलॉजी जो है मुख्य रूप से किससे संबंधित होता है, ठीक, हृदय रोग से होता है, यकृत विकार से होता है, गुर्दों के रोग से होता है, मस्तिष्क विकार से, ठीक, यानी हार्ट डिजीज से होता है, लीवर डिसऑर्डर से होता है, किडनी डिजीज से होता है, ब्रेन डिजीज से होता है, ठीक। तो नेफ्रोलॉजी जो है वो आपका किस डिसऑर्डर को, कौन किस अंग के डिसऑर्डर को, किस अंग की बीमारी को डील करता है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक। नेफ्रोलॉजी किसको डील करता है, हार्ट डिजीज को, लीवर डिजीज को, किडनी डिजीज को या ब्रेन डिसऑर्डर को, ठीक। जल्दी से कमेंट करके बताइए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक। तो आपका जो हृदय रोग है वो कौन सा डिपार्टमेंट आपका देखता है, आपका देखता है कार्डियो, ठीक, कार्डियोलॉजी जो होता है वो आपका देखता है, कार्डियोलॉजी जो होता है देखते हैं। यकृत विकार आपका कौन देखता है, लीवर से, हेपेटोलॉजी, ठीक, हेपेटोलॉजी। गुर्दे का रोग जो होता है कौन देखता है, नेफ्रोलॉजी, ठीक। और आपका मस्तिष्क का जो रिलेटेड चीज है वो मेंटल डिपार्टमेंट देखता है, ठीक, यानी मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ आपका देखता है, ठीक। तो ये हो गया आपका। अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके तुरंत बताइएगा, ठीक। Which procedure is commonly used in a treat kidney failure, ठीक, यानी कौन सा प्रोसीजर ऐसा है जिसमें आपका जो है किडनी फेलियर से जो होता है उसको ट्रीट किया जाता है, ठीक। गुर्दे की विफलता के इलाज के लिए आमतौर पर किस प्रकार की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, ठीक। और एक चीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हर एक लेक्चर में आपके 15 क्वेश्चन ही लिए जाए या उससे ज्यादा क्वेश्चन लिए जाए। अगर स्पीड स्लो होगी तो उसको भी आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि स्पीड स्लो है या तेज है, उसी हिसाब से हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर आपका क्या होने वाला है, डायलिसिस, बायोप्सी, ट्रांसफ्यूजन, एंडोस्कोपी, ठीक, यानी आपका जो गुर्दे की विफलता, यानी जब आपका किडनी फेल हो जाता है, ठीक, गुर्दे की विफलता जो है उसमें आपका जो है इलाज के लिए आमतौर पर किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, ठीक, यानी गुर्दे की विफलता, गुर्दे की विफलता का क्या मतलब है, आपका जो है क्या मतलब होता है, किडनी फेलियर, ठीक। तो किडनी की फेलियर में आपकी जो है वो कौन सी चीजें कॉमनली यूज की जाती हैं, कौन सा जो है आपका किस प्रकार की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, आपका डायलिसिस उपयोग किया जाता है, बायोप्सी, ट्रांसफ्यूजन या एंडोस्कोपी, इसमें से कौन सा उपयोग किया जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। और देखिए बड़े बड़े अक्षरों में आपका लिखा हुआ है कि आपकी तैयारी जो है हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन कब, जब आपकी जो तैयारी पूर्ण रूप से कभी हो पाएगी जब आप बैच को ज्वाइन करेंगे, ठीक। आप यूट्यूब पे सब कुछ नहीं आपको मिल सकता, आपको मान लीजिए थ्योरी क्लासेस हम प्रोवाइड भी कर देंगे, उसका पीडीएफ नोट्स, ठीक है, डीपीपी क्वेश्चन आपके हुए हैं, ठीक, इन सब के लिए आपको बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, लाइव डाउट सेशन के लिए, इन सब के लिए आपको बैच, क्योंकि बैच पे आपको सस्ते में इतना, ठीक है, अभी आपका डिस्काउंट चल रहा था तब आपका जो बैच था वो 343 में हुआ था, ठीक। तो अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो कोई बात नहीं, अभी भी ये डिस्काउंट पे चला, 40% के पास में डिस्काउंट में है, और 699 में आपको ये बैच मिल जाएगा, ठीक। इतने सस्ते में आपको कहीं पे बैच नहीं मिलेगा, तो आप बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक। आपका 25 तारीख से 1 जनवरी तक आपका डिस्काउंट जो था वो था, ठीक, और 1 जनवरी तक जब आपका डिस्काउंट था तो 340 में आपको बैच मिल रहा है, ठीक। कूपन कोड के साथ में नथिंग 30 आपको लगाना था। तो अगर आप लेक्चर पहले देख रहे होंगे तो ले लीजिए बैच, ठीक। अगर नहीं देख रहे हैं, बाद में देख रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप लोग अगर डिमांड करेंगे तो आपकी जो बैच की प्राइस है कम कर दी जाएगी कुछ लिमिटेड समय के लिए, थी। लेकिन अगर आप लोगों को लेना है तो आप 699 में भी बैच ले सकते हैं, ठीक। क्योंकि अगर बैच की प्राइस कम की जाएगी तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, ठीक। तो 699 में भी आपको बहुत ही सस्ते में आपको मिल जा रहा है भाई, इतने सस्ते में आपका एजुकेशन जो है अफोर्डेबल प्राइस में आपका मिल पा रहा है, ठीक। तो आपका इसीलिए सस्ता प्राइस रखा गया है, क्योंकि जो है हर एक गरीब से गरीब बच्चा भी जो है इस बैच को ले पाए और अपने नर्सिंग की जो तैयारी है उसको सुचारू रूप से कर पाए, ठीक। तो आपका जो गुर्दे की विफलता के इलाज के लिए आमतौर पर किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, डायलिसिस, बायोप्सी, आधार, आधार मतलब क्या है, ट्रांसफ्यूजन और एंडोस्कोपी, जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताइए। जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसमें जो है एंडो डायलिसिस जो है वो, क्योंकि आपका जो
किडनी है वो आपके ब्लड को जो है छान नहीं पाता, तो उसमें डायलिसिस किया जाता है। ठीक, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, द पल्मोनरी डिपार्टमेंट, जो पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट होता है स्पेशलाइज इन किन किस चीज में स्पेशलाइज होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर में, रिस्पायरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर में, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर में, यूरिनरी सिस्टम डिसऑर्डर में। ठीक, तो आपका जो पल्मोनोलॉजी विभाग होता है किसी में माहिर होता है, पाचन तंत्र विकार में, श्वसन प्रणाली विकार में, हृदय संबंधी विकार में, या मूत्र प्रणाली विकार में। ठीक, तो आपका जो है पल्मोनोलॉजी किस चीज के लिए होता है। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, इसमें वर्ड में ही छिपा हुआ है, जो पल्मोनोलॉजी वर्ड है इसी में छिपा हुआ है कि आपका जवाब क्या होने वाला है। ठीक, तो ये पल्मोनोलॉजी वर्ड है इसी में आपका छिपा हुआ है। ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जल्दी से कमेंट करके इसका जवाब दीजिए, जल्दी से, फास्ट फास्ट फास्ट, 10 सेकंड के अंदर आपको जवाब दे देना चाहिए। ठीक, और आप लोग ये भी कमेंट करके बताइए क्या एमसीक्यू सीरीज को लाइव किया जाए या ऐसे रिकॉर्डेड ठीक है। आपके टाइम बचाने के लिए हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जिससे आप 2x 3x पे देख सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर आप कहेंगे तो लाइव क्लासेस भी इसकी हो सकती है, पॉसिबल है इसके लिए। ठीक, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक, पल्मोनोलॉजी विभाग में माहिर है पाचन तंत्र विकार, श्वसन प्रणाली विकार, हृदय संबंधी विकार या मूत्र प्रणाली विकार। ठीक, इसमें से कौन सा है। तो जो है आपका पल्मोनोलॉजी, तो ये आपका पल्मोनरी सिस्टम किसमें आता है, आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर में आता है। तो इसमें आ गया आपका पल्मोनोलॉजी से रिलेटेड चीज है। ठीक, इसके बाद आता है स्पायरोमेट्री इज यूज्ड टू मेजर। ठीक, जो स्पायरोमेट्री होता है वो किसके का उपयोग किसके लिए किया जाता है, किस चीज को मेजर करने के लिए किया जाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को, लंग फंक्शन को, ब्रेन एक्टिविटी को, या हार्ट रेट को। ठीक, तो स्पेरोमेट्री जो होता है वो किस चीज के लिए यूज किया जाता है, किस चीज, ब्लड ग्लूकोज लेवल के लिए यूज किया जाता है, लंग फंक्शन के लिए, ब्रेन एक्टिविटी के लिए, हार्ट रेट के लिए। ठीक, तो रक्त शर्करा का स्तर देखने के लिए, फेफड़े का कार्य देखने के लिए, मस्तिष्क की गतिविधि देखने के लिए, हृदय की गति को देखने के लिए। ठीक, तो इसमें से आपका जो स्पेरोमेट्री का उपयोग है किस चीज के लिए किया जाता है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक, जल्दी से कमेंट कीजिए, 10 सेकंड के अंदर आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक, जल्दी से बताइए, स्पेरोमेट्री, स्पायरोमेट्री, इसका यूज किस लिए किया जाता है। स्पायरोमेट्री जो होता है वो जो टेस्ट होता है या स्पायरोमेट्री का उपयोग किस लिए किया जाता है, रक्त शर्करा का स्तर देखने के लिए, या फिर फेफड़े का कार्य देखने के लिए, मस्तिष्क की गतिविधि देखने के लिए, या हृदय गति के लिए। ठीक, तो आपका जो स्पायरोमेट्री है इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है, पहला ऑप्शन आपका गलत है। ठीक, दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, मस्तिष्क फेफड़े का कार्य देखने के लिए, ये भी आपका सही है। ठीक, मस्तिष्क की गतिविधि के लिए नहीं किया जाता, हृदय गति के लिए आपका ईसीजी किया जाता है। ठीक, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक, तो ईसीजी आपका इसके लिए किया जाता है। ठीक, इसके बाद में आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 101वां क्वेश्चन इस सीरीज का क्या होने वाला है, 101 पे पहुंच गया हम लोग। थे तो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, ठीक, इज कंसीडर विद, ठीक, यानी गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी का संबंध किससे है, ठीक, हड्डियों एवं जोड़ों से रिलेटेड है। ठीक, ये आपका पाचन तंत्र विकास से रिलेटेड है, पाचन तंत्र विकास या हार्मोनल असंतुलन से, श्वसन संक्रमण से, किससे रिलेटेड है। ठीक, तो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी जो है इज कंसीडर्ड विद बोन एंड जॉइंट, डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर, हार्मोनल इम्बैलेंस या रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन। ठीक, किस चीज से आपका रिलेटेड है गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। ठीक, तो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी जो है किस चीज से रिलेटेड है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, बहुत ही आसान है। ठीक, जल्दी से कमेंट करके बताइए, नाम से पता चल रहा है कि किससे रिलेटेड होने वाला है। ठीक, अगर थोड़ा नाम में आप लोग ध्यान देंगे ना तो आपका जो है क्लियर हो जाएगा। तो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी जो है ये जीआई सिस्टम से रिलेटेड है। जीआई सिस्टम आपका क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर। ठीक, तो डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर से आपका ये रिलेटेड होने वाला है। ठीक, और इसमें एक चीज और देख लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक, आपका क्या है, तो ये जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक, बोन एंड जॉइंट से रिलेटेड आपका ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट हो जाता है, हार्मोनल से इम्यूनोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो जाता है। ठीक, रिस्पायरेटरी सिस्टम से पल्मोनोलॉजी हो जाता है। ठीक, पल्मोनो
लॉजी, ठीक, ये आपका हो जाता है आपका किससे, रिस्पायरेटरी सिस्टम में, ठीक। तो ये आपका हो गया, इससे रिलेटेड आपका ऑर्थोपेडिक्स हो जाता है, ठीक। तो चलिए आगे बढ़े। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत कमेंट करके पूछ लीजिए, और टारगेट ग्रुप ऐप तुरंत डाउनलोड कीजिए जल्दी से फटाक से। Which procedure is used to the examine the inside of the stomach, ठीक, यानी ऐसा कौन सा पेट के अंदर की जांच करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, ठीक। यानी पेट के अंदर जो जांच करनी है तो उसमें किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, कोलोनोस्कोपी का किया जाता है, ब्रोंकोस्कोपी का किया जाता है, एंडोस्कोपी का किया जाता है, अल्ट्रासाउंड का किया जाता है, ठीक। जिसमें से पेट के अंदर की जांच अगर आपको करवानी है पेट के अंदर, ठीक, स्पष्ट रूप से देखिएगा कि पेट पूछा है, ठीक। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्या पूछा है, ठीक, पेट पूछा है, स्टमच, ठीक। पेट की जांच के लिए कोलोनोस्कोपी करेंगे, ब्रोंकोस्कोपी करेंगे, एंडोस्कोपी करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, ठीक। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको पेट की जांच के लिए इसमें से कौन सा किया जाएगा, ठीक। आपको अगर एग्जामिन करना है इनसाइड ऑफ स्टमच तो किस चीज का उपयोग करेंगे, ठीक, इनसाइड द स्टमच, ठीक, पेट के अंदर की जांच करनी है, ठीक। Which procedure is used to examine the inside of the stomach? तो कोलोनोस्कोपी होगा, ब्रोंकोस्कोपी होगा, एंडोस्कोपी होगा या अल्ट्रासाउंड होगा, ठीक। तो इसमें से आपका कौन होगा, अगर ये पूछा जाता अंदर पूछा है, ठीक, दो चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी, इनसाइड पूछा है इसीलिए कह रहे हैं क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ठीक। पेट के अंदर पूछा है तो पेट के अंदर अगर आपको जांच करनी है तो पेट के अंदर की चीजों को जांच करने के लिए एंडोस्कोपी का यूज किया जाएगा, ठीक। यूएसजी को आपको ऊपर ऊपर से पता चलेगा, उतने डिटेल में आपको यूएसजी से नहीं पता चलेगा, ठीक, सॉरी यूएसजी, ठीक। तो यूएसजी जो है उससे आपको ऊपर ऊपर पता चलेगा, लेकिन आप अगर अल्ट्रासाउंड यानी यूएसजी से आप ऊपर ऊपर पता पाएंगे, लेकिन आपको डिटेल अंदर दे रहा हूँ तो इसके लिए एंडोस्कोपी करना पड़ेगा, ठीक। एंडोस्कोपी क्या होता है, ऐसे एक वायर की तरह होता है, ठीक, फ्लेक्सिबल केबल होता है, उसके आगे पे आपका कैमरा होता है, ठीक। इसको ऐसे आपके जो माउथ है उससे डाला जाएगा, ठीक, और इसको आपका पेट का एग्जामिन कर लिया जाएगा, और इसके जो कैमरा होता है मॉनिटर पे आपका जो होता है, आपका जो मॉनिटर होगा उस पर इसका फिगर दिखता रहेगा, ठीक। आगे बढ़े 103 ऑप्थेल्मोलॉजी फोकस ऑन ईयर आई नोज माउथ, जो ऑप्थेल्मोलॉजी होता है वो डिपार्टमेंट यानी नेत्र विज्ञान किस पे केंद्रित होता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं आएगा। ऑप्थेल्मोलॉजी नेत्र विज्ञान आंख पे ही होगा, जाहिर सी बात है, ठीक। आगे बढ़े। Which test is commonly used to measure intraocular pressure, ठीक। इंट्राऑकुलर प्रेशर क्या होता है, यानी इंट्राऑकुलर दबाव को मापने के लिए आमतौर पर किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है, दृष्टि विजुअल एक्यूटी टेस्ट, टोनोमेट्री, पेरीमेट्री या एंजियोग्राफी, ठीक। इसमें से एक ऑप्शन आराम से कट जा रहा है, वो आपका आंख से रिलेटेड कुछ है नहीं, लेकिन इंट्राऑकुलर प्रेशर जो होता है आईओपी, ठीक, इंट्राऑकुलर प्रेशर यानी आईओपी को नापने के लिए इसमें से कौन सा जो है मानक यूज किया जाता है, ठीक, यानी व्हिच टेस्ट इज कॉमनली यूज्ड टू मेजर द इंट्राऑकुलर प्रेशर, ठीक। तो इंट्राऑकुलर प्रेशर जो होता है उसको नापने के लिए क्या यूज किया जाता है, इंट्राऑकुलर दबाव को मापने के लिए आमतौर पर किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है, दृष्टि प्रतिशतता परीक्षा, टोनोमेट्री, परिधि परिधि या एंजियोग्राफी, जल्दी से कमेंट करके बताइए। Which test is commonly used to measure intraocular pressure, ठीक। तो अगर आपका जो है टोनोमेट्री जो है इसमें ऑप्शन सही होता है, ठीक। टोनोमेट्री जो है इसका उपयोग आपके किस लिए किया जाता है, आपका किया जाता है किस लिए, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर को देखने के लिए। अगर आपका जो चश्मा में जब आपका जो है अच्छा जो लिखे होते पहले बड़ा लिखा होगा, उससे छोटा लिखा होगा, उससे छोटा लिखा होगा, उससे छोटा लिखा होगा, उससे छोटा, तो ये जो होता है ये आपका दृश्य तीक्ष्णता परीक्षा यानी विजुअल एक्यूटी टेस्ट होता है, ठीक। ये जो आपको चार्ट में दिखाया जाता है, टोनोमेट्री जो होता है वो इंट्रा ऑकुलर प्रेशर के लिए यूज किया जाता है, ठीक। आगे बढ़े 105 और आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। द ईएनटी डिपार्टमेंट डील विद द डिसऑर्डर ऑफ, यानी ईएनटी डिपार्टमेंट जो होता है यानी ईयर नोज और थ्रोट का जो डिपार्टमेंट होता है, ठीक, यानी नाक कान गला, ठीक, ईएनटी, ठीक, ध्यान से देखिएगा, नाक
कान, गला, ईयर, नोज एंड थ्रोट। क्लियर हो गया? डिपार्टमेंट डील विद द डिसऑर्डर। क्लियर? इस क्वेश्चन में कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक, ENT डिपार्टमेंट का नाम ही है ENT, ईयर, नोज और थ्रोट। यानी आपके नाक में कोई दिक्कत हो, गले में कोई दिक्कत हो, ठीक, नाक, कान और गला, ठीक, और कान में कोई दिक्कत हो तो आप एक ही डॉक्टर के पास जाएंगे। तीनों का विशेषज्ञ एक ही होता है, ठीक, ENT स्पेशलिस्ट होता है, ठीक। और अगर जो इसका ऑप्शन आपको समझ में आ ही गया, ठीक। और अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके तुरंत पूछिएगा। और अगर आपको जो है स्पीड में लेक्चर चाहिए तो भी बता दीजिएगा। अगर आपको ज्यादा एक लेक्चर में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो भी बता दीजिएगा, ठीक। कम लेक्चर इसीलिए करवाए जा रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे आपका क्वेश्चन, अभी बहुत टाइम है तो धीरे धीरे करवाया जा रहा है, ठीक। अगर आप चाहेंगे तो एक लेक्चर में 20 से 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है बैच का, ऐप का, वहां से जाके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। और व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम वगैरह का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय।